नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम एक सीरीज लेके चल रहे थे जीएस वर्ड आईएएस पीसीएस की कोचिंग। उसका टेस्ट नंबर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। एक पार्ट टेस्ट फर्स्ट हो गया था, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है ज्योग्राफी का, जिसमें पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, पार्ट 2 में 36 से लेकर 70 तक कवर कर लिए थे, और ये पार्ट 3 में, जिसमें हम पार्ट 3 ये समथिंग 71 से क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 100 प्लस समथिंग क्वेश्चन रहेंगे, 100 या 100 प्लस ही रखते हैं। तो इतने क्वेश्चन कवर करते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जैसे लिखे हॉर्स अक्षांश। हॉर्स अक्षांश क्या होते हैं? ये उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में, जैसे कि हम पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की पेटियों के, मतलब इन्हीं के जो मध्य पाई जाने वाली जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की जो पेटी होती है, जैसे हम बोल सकते हैं 30 डिग्री से ये 35 अक्षांशों के मध्य स्थित होती हैं। कहाँ पे? 30 से लेके 35 अक्षांशों के मध्य में ये रहती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये पेटी सूर्य के उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। इस पेटी में पृथ्वी चक्रवाती की दशाएं पाई जाती हैं, जिसमें वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और पवन संचार अत्यंत मंद हो जाता है। तो प्राचीन काल में जब घोड़े से लदे हुए पाल से चलने वाले जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे, शांत तथा अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण उनके संचालन में कठिनाई उपस्थित होती थी, और जलायन को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों, जिसको अश्वों को मतलब सागर में ही फेंकना पड़ता था, जिस कारण से इसको अश्वक्षांश कहा जाता है। मतलब क्या है कि वहाँ उस समय जो घोड़ों से लदे जलयान होते थे, तो ये लोग ले जाते थे या ला रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, तो जो वेट ज़्यादा होने के कारण वो डिस्टर्ब होता था, उसकी वजह से कुछ घोड़ों को जल में ही फेंक देते थे। इसलिए इसको अश्वों के साथ, या मतलब हम अश्व अक्षांश कहते हैं। तो कौन सा आपका? हॉर्स अक्षांश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 में देखते हैं क्या है। 72 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित कर रहे हैं? तो कौन से कारक हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित कर रहे हैं? तो हमें ये बताना है, लवणता को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या क्या लिखा है? बाष्पीकरण है, बर्फ का जमना, नदियाँ, या पवन प्रवाह। तो जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाली हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि बाष्पीकरण भी होता है, और फिर आपका बर्फ़ का जमना भी है, नदियाँ भी हुए, पवन प्रवाह, तो ये सब तो लवणता को प्रभावित करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। महासागरों की सतह पर परत में पानी की लवणता मुख्यतः बाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। सतही लवणता तटीय क्षेत्रों में नदियों के ताजे पानी के प्रवाह से, और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने। तो सतही में क्या रहता है, तटीय क्षेत्रों में नदियों का जल आता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ के फॉर्म में, फ्रिजिड फॉर्म में रहती हैं, जमे रहती हैं, पिघलने की प्रक्रिया से बहुत प्रभावित होती है। हवा अन्य क्षेत्रों में पानी स्थानांतरण करके एक क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करती है। हवा क्या कर रही है? अन्य क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करके एक लवणता को भी प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं लवणता विविधताओं में योगदान करती हैं। पानी की लवणता, तापमान और घनत्व आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए तापमान या घनत्व में कोई भी परिवर्तन किसी क्षेत्र में पानी की लवणता के प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 में देखते हैं क्या यूरोप महाद्वीप में निम्नलिखित समुद्रों के उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। जो यूरोप महाद्वीप है कि जो निम्नलिखित समुद्र को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना। यूरोप महाद्वीप में जो समुद्र पाए जाते हैं, उनको हमें उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना है। तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, जैसे लिखा है बाल्टिक सागर, तो आपका बाल्टिक सागर नहीं होगा, यहाँ सफ़ेद सागर, फिर आपका आयोनियन सागर है, और एड्रियाटिक सागर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी दिया गया है, सी, जिसमें लिखा है पहले 2 नंबर पे आए, 2 नंबर आएगा, मतलब सफ़ेद सागर जिसको हम कहेंगे, ठीक है। क्या आएगा? सफ़ेद सागर। फिर उसके बाद आपका आएगा बाल्टिक सागर। फिर तीसरे नंबर पे आपका आएगा, चौथा वाला एड्रियाटिक सागर। फिर 5वें नंबर पे आएगा आपका
तीसरे नंबर पे एड्रियाटिक सागर, चौथे नंबर पे आपका आएगा आयोनियन सागर। तो ये आपका हो जाएगा 2143। ठीक है, तो बाल्टिक उत्तरी यूरोप का एक सागर है। अगर बाल्टिक सागर की बात करें तो उत्तरी यूरोप का एक सागर है जो लगभग सभी ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हम देखेंगे स्कैंडिनेवी प्रायद्वीप मतलब स्वीडन है, उत्तर पूर्व में फिनलैंड है और पूर्व में इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, दक्षिण में पोलैंड तथा दक्षिण पश्चिम में जर्मनी है। तो इस टाइप से ये आपके दिए गए। पश्चिम डेनमार्क तथा छोटे द्वीप हैं जो इसे उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर से अलग करते हैं। थोड़ा सा स्वेत सागर के बारे में देखते हैं। ये सफ़ेद सागर रूस के पश्चिम उत्तरी तट पर है। कहाँ पे? पश्चिम उत्तरी तट पर स्थित है। बारेंतस सागर की एक खाड़ी है। इसके पश्चिम में कारेलिया क्षेत्र है, उत्तर में कोला प्रायद्वीप। बस इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 इसको एड्रियाटिक सागर को देखते हैं। तो नामक ये जल निकाय इतालवी प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से और एपेनाइन पर्वत को दिनारिक आल्प्स से पृथक करता है। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का एक भाग है और इसके पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 देखते हैं क्या है। बोगेन विले द्वीप हाल ही में खबरों में है। कौन सा? बोगेन विले द्वीप। तो ये किस महासागर में स्थित है इसको मैं बताना है। इसका हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में। बोगेन विले दक्षिण प्रशांत द्वीप महासागर में पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्र होने के लिए कुछ समय पूर्व मतदान किया गया है। यह सोलोमन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है। देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जिसको हलिया कहते हैं। देश को अभी संयुक्त राष्ट्र में अपनी मान्यता साबित करनी है, मतलब इसको अभी अपनी संयुक्त राष्ट्र जो सभा होती है उसमें मान्यता साबित करनी है। तो आपका हो जाएगा प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 75 का देखते हैं। लिखा है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला व्यू फोर्ट गायर समुद्री जलधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो व्यू फोर्ट गायर समुद्री जलधारा बतानी है हमें। तो 75 का आपका हो जाएगा ए, मतलब आर्कटिक महासागर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लिखा है व्यू फोर्ट गायर जलधारा कनाडा के उत्तर में पश्चिम आर्कटिक महासागर के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में चलती है। ध्यान भी कि गायर इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से ग्लेशियरों के पिघलने और नदी अपवाह से ताज़ा पानी एकत्रित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है? तो ब्लैक स्ट्रीम किसे कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, कुरोशियो करंट को। कुरोशियो जो करंट है, ये धारा ही बोलते हैं उसको, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं। कुरोशियो धारा को जापान करंट या ब्लैक करंट के रूप में भी जाना जाता है। जापानी में कुरोशियो शब्द का अर्थ है ब्लैक स्ट्रीम। यह अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम का प्रशांत एनालॉग है। इस धारा का औसत सतही तापमान आसमान के महासागर की तुलना में अधिक गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो महासागर के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कि इसमें 77 का आपके दिए है, पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन समुद्र से आता है। देखते हैं भाई क्या है, सही बात है कि नहीं। इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लैंकटन से है। तो प्लैंकटन से है तो ठीक है, और उसके अब जब प्लैंकटन तो समुद्र में ही सबसे ज़्यादा पाएंगे, तो 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्र से ही। तो ऑप्शन है आपका सी, मतलब दोनों सही हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन 50 से 80% महासागर से ही आता है। उत्पादन का अधिकांश हिस्सा महासागरीय प्लवक बहते हुए पौधे जिन्हें कहते हैं शैवाल को जीवाणु प्रकाश से संश्लेषण करते हैं, इसी से सब सारी चीज़ें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सागर मृत सागर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मृत सागर के बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल और जॉर्डन के बीच। मृत सागर को खारा सागर भी कहा जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच एक लैंडलॉक नामक झील है। इसकी देखो सागर नाम है उसका, लेकिन एक झील है वो भी लैंडलॉक है।
इसका पूर्वी तट जॉर्डन के अंतर्गत आता है और इसकी पश्चिमी तट का दक्षिणी आधा भाग इजराइल का है। जॉर्डन नदी जिससे मृत सागर लगभग अपना सारा पानी प्राप्त करता है। तो जॉर्डन जो मृत सागर का सोर्सेस ऑफ वाटर का है, तो वो जॉर्डन आपका कौन सा है, जॉर्डन नदी है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मरुस्थल महासागरीय धाराओं से प्रभावित होते हैं। तो मरुस्थल बताना है कौन से जो महासागरीय धाराओं से प्रभावित होते हैं। अटाकामा मरुस्थल होगा केवल यहाँ पे ए मतलब ऑप्शन ए होगा, केवल एक अटाकामा मरुस्थल है जो मरुस्थलीय महासागरीय धाराओं से प्रभावित होता है। ठंडी महासागरीय धाराएं अटाकामा मरुस्थल से तटीय मरुस्थलों के निर्माण में योगदान करती हैं। तट की ओर बहने वाली हवा ठंडे पानी के संपर्क से ठंडी होकर कोहरे की एक परत पैदा करती हैं। यह घना कोहरा भूमि पर बहता है। चिली के प्रशांत तट पर अटाकामा मरुस्थल एक तटीय मरुस्थल है। थार और गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल है। थार और गोबी मरुस्थल की बात करें तो ये आंतरिक मरुस्थल हैं दोनों, जो महाद्वीपों के मध्य में पाए जाते हैं। अब जब महाद्वीपों के मध्य पाए जाएंगे तो ये आंतरिक तो हो ही गए और गर्म भी हो गए, क्योंकि नमी से भरी हवाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं। जब तक तटीय क्षेत्रों से वायु राशियां भीतरी भाग में पहुंचती हैं तब तक वे अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं। आंतरिक रेगिस्तानों को कभी कभी अंतर्देशीय रेगिस्तान भी कहते हैं और ये बहुत हॉट होते हैं, क्योंकि क्या है ना, मॉइस्चर जो वाटर मॉइस्चर कैरी किए रहती हैं, तो वहाँ तक वो ये हवाएं पहुँच नहीं पाती है, जिससे वहाँ बारिश नहीं हो पाती है और वो रेतीली रहती हैं और हॉटिंग वो आपका गर्म बनी रहती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस समुद्र तटीय क्षेत्र के बालू में पाया जाता है। तो मोनाजाइट बताना है किस समुद्री क्षेत्र में बालू में पाया जाता है। समुद्री क्षेत्र के बालू तट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका सी है मालाबार तट पर। मालाबार की मोनाजाइट रेत थोरियम से भरपूर है। मोनाजाइट रेत प्राथमिक फॉस्फेट के खनिजों जैसे सीरियम से बनी होती है और मालाबार केरल की रेत में छोटे भूरे क्रिस्टल के रूप में होती है। ये रेत पश्चिमी घाट की ग्रेनाइट और नीस से निकलती है और 47 से अधिक धाराओं द्वारा केरल के तट पर लाई जाती है। बहुत सारी धाराएं चलती हैं, वो केरल के तट पर इसको लाती हैं। क्वेश्चन नंबर, मोनाजाइट के समुद्री क्षेत्र के बालू में पाया जाता है तो मालाबार तट पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का उद्गम अवस्थित है। चलिए, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, अमरकंटक से, सबको पता होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो कहाँ से, मध्य प्रदेश मतलब एमपी, फिर यहाँ से ये जाएगी गुजरात, फिर यहाँ से जाएगी ये महाराष्ट्र, तो ये ऐसे बहती हुई चली जाती है। यह नदी गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में मिल जाती है। तो आपका ये डेल्टा कहाँ बना, मतलब कहाँ पे अपना जल गिरा रही है, तो अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम में की ओर बहती हैं। केवल दो नदी ऐसी हैं जो, दो नहीं एक और है, नमस्ते जैसे लिख के हम इसको ट्रिक से याद करते हैं, जो आपके अरब सागर में जल गिराती है। तो नर्मदा हो गया, फिर ता से ताप्ती होगा, इससे एक माही नदी होगा, ठीक है। तो और ये आपके जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। लिखा है कि भारत में वह स्थान जहां सोना, तांबा और लोहे अयस्क तथा कोयला क्रम में पाए जाते हैं। तो आपको पहले तो बताना है सोना, तो कोलार सही हो गया। फिर तांबा के लिए देखेंगे, तांबा के लिए खेतड़ी राजस्थान बिल्कुल सही है। लोहे अयस्क के लिए देखेंगे, नेयामुंडी सही है। कोयला के लिए झरिया, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कोई भी आराम से टिक कर लेगा, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है कि कर्नाटक का कोलार है जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जैसे मैंने बताया कोलार द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, इसके नाम से ये जाना जाता है। तो भारत के ये कर्नाटक राज्य में तो है। अगर खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी क्या है, तो खेतड़ी राजस्थान में जयपुर जिले के पास में ये पाया जाता है, ठीक है। और नोयामुंडी की बात करें तो ये कहाँ पे आपका, उड़ीसा में। नोयामुंडी उड़ीसा का एक प्रखंड है जो कि एक छोटा सा लोहे खनन शहर है। झरिया की बात करेंगे तो झरिया कहाँ आपका गिरिडीह तथा बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। ये आपका
82 का ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 83। 83 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। बादलों रहित रातें स्पष्ट बादल वाली रातों की तुलना में गर्म होती हैं क्योंकि वातावरण से गर्मी का अवशोषण और इसे पृथ्वी की ओर भेजती हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से तूफानी मौसम की स्थिति का संकेत मिलता है और उपरोक्त में से नहीं। तो केवल यहाँ ऑप्शन आपका केवल सी वाला होगा कि बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से तूफानी मौसम की स्थिति का संकेत मिलता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बादल वाली रातें स्पष्ट बादल रहित रातों की तुलना में गर्म होती हैं। तो यहाँ लिखा था, ठीक है, यहाँ तक सही था क्योंकि बादल धरती द्वारा ही दी गई गर्मी को वापस दर्शाते हैं। यदि आसमान साफ है तो पृथ्वी की सतह से स्वतंत्र रूप से निकलने वाली गर्मी अंतरिक्ष में चली जाती है क्योंकि वहाँ पे उनको कोई रोकता नहीं है। जैसे जो आपका धूप दिन में निकली उसके बाद जो वाटर बॉडीज होती हैं, जलीय क्षेत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी होते हैं। जैसे लैंड के फॉर्म में देखेंगे तो पृथ्वी जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, गर्म भी हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे। तो वो इसकी हीटिंग है वो जो फिर रात में या शाम को जब सनसेट हो जाता है तब वो निकलती। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर बादल साफ है तो जल्दी से वो सीधा ऊपर चली जाएंगी। तो यही लिखा है कि जो पृथ्वी की सतह से स्वतंत्र रूप से निकलने वाली गर्मी अंतरिक्ष में चली जाती है जिसके परिणाम स्वरूप ठंडा तापमान होता है। कोपरनिकस ने पहली बार पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है, ना कि गोल है। गोल नहीं बताया था। कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से तूफानी मौसम की स्थिति का पता चलता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। झारखंड के सिंदरी में उत्पादित खाद, तो क्या उत्पादित होता है वहाँ पे? यूरिया होती है भैया, यूरिया जो खेतों में यूज कराई जाती है। सिंदरी झारखंड राज्य में धनबाद जिले की नगरपालिका सीमा के भीतर एक औद्योगिक शहर है। इसकी प्रसिद्ध यहाँ के उर्वरक कारखाने हैं जो 2002 में बंद हो गया था, परंतु हाल ही में यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ है, जिसके अलावा आपने देखा होगा बोतल में लिक्विड फॉर्म में आने लगा। इसके अलावा एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जैसे एसीसी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब कंपनी है, बट हम जिनको झारखंड की जो सिंदरी उत्पादित खाद है वो यूरिया। क्वेश्चन नंबर 85 लिखा है नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि नासिक को आप सीधा बता देंगे गोदावरी। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर देखें तो नासिक का महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये पाया जाता है। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर और पुणे से लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है आपका नासिक। अगर यहाँ पे हिंदू तीर्थ स्थलियों की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तीर्थ स्थल भी है, भारत की वाइन राजधानी से कहते हैं, ठीक है। 12 साल में यहाँ पे कुंभ लगता है, तो ये जो हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक जगह हो गई क्योंकि 12 साल में कुंभ मेले की मेजबानी भी यहाँ होती है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ओके, जिसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी क्या कहते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। दक्षिण की गंगा, आपकी दक्षिण की गंगा नदी है। तो गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आके आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो बताइए, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, तो है ना कि जम्मू कश्मीर में भाई बड़े मीठे पानी की झील। तो बुलर झील भारत में जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो हरमुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। बुलर झील 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। झेलम नदी बुलर झील के पानी की मुख्य स्रोत है। तो झेलम नदी आपके बुलर झील पानी का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में लिखा है निम्नलिखित में से माजुली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित होता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन माजुली द्वीप वाला। तो माजुली द्वीप के कहाँ पे रहेगा आपका, ये जाएंगे हम कहाँ पे, ईस्ट साइड में जो 7 सिस्टर है
वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सी नदी है? तो एक ही तो दिखेगी हमें, ब्रह्मपुत्र। तो माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है। माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों, विशेषकर लोहित नदी की दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस द्वीप का निर्माण समय के साथ हुआ। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो नामदफा भी आप लोगों को पता है। तो नामदफा कहाँ पे? आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, और वो भी केवल हमने यहाँ पे भारत की ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के तो पहले यूपी के विशेष थे, तो ज्योग्राफी कवर की है, कहीं ना कहीं इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह मिसमी पहाड़ियों की दफा बूम श्रेणी और पटकाई श्रेणी के बीच स्थित है। कौन कौन सी? मिसमी पहाड़ी, दफा बूम और पटकाई श्रेणी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम वर्षा में खेती के लिए सबसे उपयुक्त? बताइए, वर्षा बिल्कुल कम हो तो उपयुक्त हॉर्स ग्राम हो सकता है, चावल हो सकता है, नहीं चावल तो बिल्कुल नहीं होगा, सरसों हो सकती है क्या, गेहूँ हो सकती है क्या? तो ये आपका 89 को आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे 1 और 3 होगा कि हॉर्स ग्राम और सरसों। देखिए चावल गेहूँ तो नहीं होगा, गेहूँ में लगभग 3 तो पानी लगाने ही रहते हो, और चावल में तो ढेर सारा पानी लगता है, इसको धान की खेती पैडी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बी मतलब 1 और 3 आपका यहाँ पे हॉर्स ग्राम और सरसों। तो ये शुष्क भूमि की खेती है, क्योंकि काफ़ी हद तक लगभग इनसे 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाए ये फसल हो जाती है। और ये सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाते हैं, जैसे दाल है, हार्स ग्राम है, रागी है, बाजरा है, मूंग, चना। तो ये चारा फसल जो ग्वार जैसे बोलते हैं। मृदा की नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपायों का अभ्यास करते हैं, मतलब बहुत ही कम पानी का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला की बात करें तो राउरकेला आपका डी है ऑप्शन, यहाँ पे ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। किसके? ब्राह्मणी नदी के। राउरकेला भारत के उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। राउरकेला उड़ीसा राज्य में पश्चिम उत्तरी कोने पर स्थित है, ठीक है। राउरकेला एक उच्च खनिज क्षेत्र है, उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना यह भी स्थित है। यह स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बना था। तो ये क्वेश्चन आपका राउरकेला किसकी सहायता से बना था? जर्मनी की सहायता से बना था, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। 91 में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? निर्विवाद हो के तो भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। तो 91 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी मतलब कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की कौन सी है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की तीसरी, जो समुद्र तल से लगभग 8,586 मीटर मतलब 2800 मतलब बोल सकते हैं 28,169 फीट ऊपर उठती है। कंचनजंगा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर, दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तरी पश्चिम में 46 मील की दूरी पर स्थित है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय रेंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, तीस्ता नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी? बताइए, तीस्ता नदी बताना है आपको। तो तीस्ता नदी ये भी जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती तो उसी वहीं से निकलती, तो उसी की सहायक हो जाएगी। तीस्ता नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो पूर्वी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में के भारतीय राज्यों से होकर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 315 किलोमीटर है। कितनी है? 315। यह 12,370 किलोमीटर भूमि में पानी पहुंचाती है। तो है छोटी, लेकिन पानी काफ़ी जगह पहुंचा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बताना है? तो भारत में
लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बी में लिखा है तमिलनाडु। तो नवेली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। अब नवेली कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नवेली में पाए जाने वाले कोयले में लगभग 35% से अधिक कार्बन सामग्री है। तो कोयले में जितनी कार्बन सामग्री ज़्यादा रहेगी वही कोयला उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। तो नवेली कोयला खदान एनएलसी मतलब कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी है के अंतर्गत आती है। एनएलसी एक ऊर्जा कंपनी बनने के लिए एकमात्र लिग्नाइट खनन और बिजली उत्पादन कंपनी से आगे बढ़ी है। भारत में झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है। क्वेश्चन नंबर हम 94 को देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए, इसमें बताना है कथनों में से कौन सा सही है। तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार जापान से अलास्का की यात्रा करने वाले व्यक्ति को एक दिन का लाभ होगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना है। पहले क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जो ब्रिटेन से ग्रीनविच से निकलती है, तो ये अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार जापान से अलास्का की यात्रा करने पर एक व्यक्ति को एक दिन का लाभ होगा। यह अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देश के लिए असुविधाजनक है, लेकिन छोटे देशांतरीय विस्तार के लिए कई समय क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो 94 का सी हो जाएगा। मतलब दोनों ही सही है कि ये तिथि रेखा इस टाइप की आपकी सीधी बनी रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से अच्छा थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों ये इसका क्या था, यदि जापान में समय तारीख 12 और दोपहर इतना समय हो तो ये 1 घंटा आपका क्या रहेगा इसमें, वो जो अभी बता दी कि दोनों ऑप्शन सही थे। दिनांक रेखा के पार करने से अलास्का की यात्रा करने वाले व्यक्ति को 1 दिन का लाभ होगा। जापान अलास्का से 18 घंटे से अधिक आगे है। मानक समय एक देश द्वारा चुने गए एक निश्चित देशांतर या देशांतर के अनुरूप समय होता है। अधिक देशांतर विस्तार वाले देश से होकर गुजरता है, इसलिए इसमें कोई समय क्षेत्र हो सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। अपना भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? तो भूमध्य सागर की बताना है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा, जिसमें लिखा है लेबनान और सीरिया में। ठीक है, किसका है? लेबनान और सीरिया। दक्षिण वृत्त, ये ऑप्शन सी, दक्षिण वृत्त क्रम के भूमध्य सागर के आसपास के देश में स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया और अल्जीरिया शामिल है। मोरक्को, माल्टा और साइप्रस समुद्र में द्वीप में है। तो जो आपको मोरक्को है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 96 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है इसमें लिखा है कि ग्रेनाइट चट्टानों के मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम हैं। किसके? ग्रेनाइट चट्टान के। महासागरीय तल मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 96 का हो जाएगा केवल 2। महासागरीय तल मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बने होते हैं। तो ग्रेनाइट की चट्टानें सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती हैं और इसे सामूहिक रूप से सियाल कहा जाता है। महासागरीय तल बेसाल्टिक चट्टान से बने हैं, इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम शामिल है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। 97 की बात करते हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की बताना हमें कौन सा? इडुक्की। तो ये आपका केरल में स्थित है। इडुक्की जो है ये थर्मल पावर आपका एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जो केरल की पेरियार नदी पर बनी है। ठीक है, ये लगभग जिससे जल आपूर्ति होती है और ये जल विद्युत परियोजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना 1976 में शुरू की गई थी और इसकी स्वीकृति क्षमता लगभग 780 मेगावाट है। यह निर्मित बिजली घर का प्रकार भूमिगत है। 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताने हैं। तो वायुमंडल की संरचना के आधार पर बताना हमें कि लिखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं,
है ना, क्योंकि नाइट्रोजन है आपकी 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%, 0.08 भी बोल सकते हैं इसको। फिर आपका O2 है, जो जो है ये नाइट्रोजन है। फिर हम O2 की बात करेंगे, वो कितना है आपका 20.95% है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका आर्गन आता है, AR जिसको बोल देंगे, वो आपका 0.93। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, ये गलत हो गया पहला। दूसरा लिखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों की उच्च संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन केवल 2 वाला सही हो जाएगा, मतलब ये सही है। ठीक है, 98 का हाँ भी। अब तीसरा और देखते हैं, ऑक्सीजन केवल क्षोभमंडल में मौजूद है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि क्षोभमंडल में अकेला है। तो ये आपकी आर्गन तक हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, जो कितनी पाई? 0.036 समथिंग पाई जाती है। फिर नियोन आती है आपकी नियोन की बात करेंगे 0.002। 99 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसका एक 99 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो डेथ वैली है, तो इस किसका उदाहरण है? तो 99 का सी हो जाएगा। ये वी आकार की घाटियों का उदाहरण है। बस यही पूछा था उसने कि एक ब्रिंस घाटी एक तराई क्षेत्र है। ये पृथ्वी की लगभग टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं यहाँ पे, या टूट जाती है हम कह सकते हैं। ये ब्रिंस घाटी भूमि और समुद्र के तल दोनों पर पाई जाती हैं और समुद्र तल के फैसले की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये आपके अंदर भी पाई जाती हैं और बाहर भी समुद्र। कटाव की प्रक्रिया से ये ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम्स, जो उत्तर में मध्य पूर्व से दक्षिण में मोजाम्बिक तक फैला है, ये भूगर्भीय रूप से सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? तो हमें भारत और चीन को छोड़कर देखना बताना है। तो यहाँ पे थाईलैंड भी है आपका, लाओस है और बांग्लादेश है। तो ये भी म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक संपूर्ण राज्य है। भारत है, लाओस है, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड सीमा साझा करता है। और इसकी जो राष्ट्रीय राजधानी नेपिडो है, जबकि आधिकारिक मुद्रा इसकी कायत है। कौन सी है? आधिकारिक मुद्रा इसकी कायत है। तो इसमें 140 क्वेश्चन है, मैंने 100 तक पहुंच गया हूं और मैं सोच रहा हूँ 5 क्वेश्चन और करा देते तो 35 के पार्ट में ये बन के आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं हम लोग क्या है। बलित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बलित पर्वत मुख्यतः रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। एक फोल्डिंग में अनफोल्ड वेब्स को एंटीक्लाइन कहा जाता है और डाउनफोल्ड सिंक्लाइन होते हैं। तो 101 क्वेश्चन नंबर का आपका बी लिखा है। बी मतलब केवल दूसरा ही सही है कि एक फोल्ड में अनफोल्ड वेब्स को एंटीक्लाइन कहा जाता है और डाउनफोल्ड सिंक्लाइन होते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। तो बलित पर्वत मुख्य रूप से अभिसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं जो विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। वे महाद्वीप, महासागर या महासागर के प्लेट मार्जिन के साथ होते हैं। ये फोल्डिंग में अनफोल्डेड वेब्स को एंटीक्लाइंस कहा जाता है और डेप्स या डाउनफोल्ड सिक्लाइंस कहते हैं। 102 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी? देखो इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। रेफ्ट वैली भी बता दी है, ज्वालामुखी भी बता दी है, नदियों का भी वर्णन हो गया, महासागरों का भी वर्णन हो गया। तो सारी ज्योग्राफी में मोस्टली टोटल ये सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 102 में लिखा है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये तो आप लोग अलग आराम से बता रहे हैं कि वो जलवाष्प निकलता है इसमें। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने में ज्वालामुखी गैस जलवाष्प है। फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी बिस्कुटों में मौजूद 2 अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम गैस भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। 103 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की थी?
तो 2022 लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसने की थी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसे हम WWF भी कहते हैं, तो उसने ये जारी किया था। क्या था इसमें लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के में? तो ये 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों जैसे पक्षियों, उभयचरों और सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 69% की गिरावट आई है, और यह रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है, इसने ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मैंग्रोव की विशेषता है? मैंग्रोव की विशेषता बताइए। तो इसमें क्या है मैंग्रोव की विशेषता? लिखा है कि वे मूल रूप से सदाबहार भूमि के पौधे हैं जो आश्रय वाले किनारों पर बढ़ते हैं, जैसे ज्वारीय प्लेट, डेल्टा और खाड़ी। वे जनन की सजीवता प्रदर्शित करते हैं। उन्हें कम और सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिंपल सही दे, तीनों ऑप्शन सही लिखें क्योंकि ये तीनों वो कह रहे हैं उन्हें कम सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है वो एकदम छाते की आकार के बने रहते हैं। कैसे? छाता की आकार के बने रहते हैं और वो एकदम से होड़ में रहते हैं आगे बढ़ने के। अब इसमें जो नीचे छोटे पेड़ रह जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़गल जाते हैं क्योंकि सनलाइट वहाँ पहुँच नहीं पा रही है, और नीचे यहाँ दलदल का एरिया बना रहता है। और इसके जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं बड़ी मजबूत भी पाई जाती हैं। तो ये आपकी ऑप्शन ही हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंग्रोव संरचना कई उभयचर समुद्री जानवरों के लिए आवास से एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, तो ये आवास तो बनाएंगे जब इतने बड़े बड़े हैं। वे समुद्र तट को घने पैच में ढकते हैं जो मैंग्रोव वन या दलदल के रूप में जाना जाता है, जो जनन की सजीवता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि मैंग्रोव वन बनाने में शामिल प्राथमिक प्रजातियां बहुत गर्म गीली स्थितियों को पसंद करती हैं, इसलिए वे दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण अक्षांश तक ही सीमित है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको कुछ जगह जहाँ विशेष रूप से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत का सुंदरबन डेल्टा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में क्या लिखा है? 105 कह रहा है कि मार्कल मॉडल शब्द निम्नलिखित से किससे संबंधित है? मार्कल मॉडल बताना है आपको, तो ये ऊर्जा क्षमता से, किस ऊर्जा दक्षता से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें लिखा है कि ऊर्जा योजना गतिविधियों का समर्थन करने और संभावित भविष्य के परिदृश्यों का विश्लेषण करने के लिए मार्कल मॉडल शब्द महत्वपूर्ण उपकरण है। वे नीति निर्माताओं को अपने विचारों और धारणाओं को स्पष्ट रूप से बताने, नीतिगत उपकरणों को लागू करने और ऊर्जा क्षेत्र पर उनके प्रभावों का पता लगाने और नीतिगत लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी प्रभावकता का पता लगाने की अनुमति देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 105 का सी ऊर्जा दक्षता हो गया कि मार्कल मॉडल कैसे संबंधित था। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। ये पार्ट 3 था, 105 तक क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। पार्ट 4 में 35 क्वेश्चन और कवर करेंगे जिससे आपका पेपर 2 मतलब ज्योग्राफी का सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।